जय हिंद। आज हम इंडियन पॉलिटिकल के भाग 3 के बारे में समझेंगे। संविधान भाग 3 में क्या दिए गए हैं। तो संविधान भाग 3 में हमारे देश के मौलिक अधिकारों के बारे में चर्चा की गई है कि भाग में 3 में हमारे कौन से मौलिक अधिकार हैं जो कि 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें सबसे पहला 12 आर्टिकल 12 में ही लिखा गया है राज्य की परिभाषा। मैं आप सभी को आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक तो एक ही बार में नहीं समझा सकता, लेकिन छोटे छोटे वीडियो करके आप सभी के पास अपनी बातों को पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो आर्टिकल 12 से 35 तक जो है हमारे मूल अधिकार के बारे में दिए गए हैं। तो सबसे पहला आता है आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 में हमें मूल अधिकार की परिभाषा दिए गए हैं कि कौन से ऐसे राज्य हैं, स्टेट है जो हमारे मूल अधिकारों के बारे में कुछ नियम कानून, कुछ ऐसे कानून बना सकते हैं जो हमें उनका कानून मानने के बाध्य हों। जैसे कि लोकल गवर्नमेंट भी हमारे के लिए कुछ ऐसे नियम कानून बना सकते हैं जिसे हमें मानना अनिवार्य होता है। परंतु मूल अधिकार के बारे में कानून बनाने का अधिकार तो संसद को होता है, परंतु कुछ ऐसे स्टेट भी होते हैं, किसी एक ऐसे संस्था भी होते हैं जिनके आधार पर हमारे नियम कानून बनाए जा सकते हैं। जैसे कि लोकल गवर्नमेंट होते हैं, वो हमारे मूल अधिकार बारे में कुछ ऐसे छोटे मोटे नियम बना सकते हैं। जैसे कि लोकल हमारे घर जो है वह सड़क के किनारे हो गया है, बना दिए हैं, छत को निकाल दिए हैं। अब गाड़ी तो पार होगी, अब गाड़ी को पार होने के लिए छत से टकरा रहा है तो हम कहेंगे अपना छत हम अंदर नहीं ले पा रहे हैं, तो क्या उसके लिए केंद्र सरकार यहाँ आके देखेगी कि आपका छत रोड से बाहर निकला है, आप थोड़ा अपना छत को अंदर ले ले? नहीं, इसके लिए तो लोकल गवर्नमेंट भी आएगी। तो वो क्या उनके बात नहीं मानेंगे? तो उनके बात भी हम मानने जाएंगे। और आर्टिकल 12 में कि लोकल गवर्नमेंट जैसे बिजली संस्था हो गए, ऐसे जो संस्था हो गए, वे हमारे के लिए कुछ ऐसे नियम बनाएंगे जिन्हें हमें मानना बाध्य होगा। ज- इसी आधार पर आर्टिकल 12 में स्टेट की परिभाषा दी गई। स्टेट का मतलब बोला राज्य ने, जो भारत में जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा ये सब वाले राज्य नहीं, बल्कि कुछ ऐसे स्टेट संविधान में अलग दिया गया है। स्टेट का मतलब कहा गया है या राज्य का मतलब कहा गया है लोकल गवर्नमेंट या छोटी मोटी संस्था जो हमारे के लिए नियम बनाने के लायक है। यहाँ आर्टिकल 12 में दिया गया है। अब आर्टिकल 13 में क्या दिया है? अल्पीकरण। अब अल्पीकरण का क्या अर्थ होता है? वे ऐसे मूल अधिकार, ऐसे कानून जो संविधान लागू होने से पहले बनाए गए थे और ऐसे कानून जो संविधान लागू होने के बाद बनाए जाएंगे। जो पहले बनाए गए कानून है वह वर्तमान संविधान के बना लागू होने के बाद हमारे मूल अधिकार का किसी भी प्रकार का हनन या प्रभावित नहीं कर सकते। अगर ये वैसे कानून हमारे मूल अधिकारों के बारे में प्रभावित करते हैं तो उस कानून को स्पष्टली हटा दिया जाएगा। जैसे कि पहले हम संविधान लागू होने से पहले कुछ कानून बना लिए और वर्तमान के हमारे मूल अधिकार को वह कानून ठेस पहुंचाता है, तो उसे आर्टिकल 13 में अल्पीकरण के आधार पर मानकर वह कानून को पुनः समाप्त कर दिया जाएगा। या संविधान लागू होने के बाद में हम कानून बनाए हो और अगर हमारे मूल अधिकार को किसी भी प्रकार का हनन या ठेस पहुंचाता है तो वैसे मूल कानून को भी हम समाप्त कर सकते हैं। यहाँ आर्टिकल 13 में लिखा गया है, यही बात को कहा जाता है अल्पीकरण के आधार पर। अब आर्टिकल 14, अब यहाँ से जो हमारा चालू होता है असली मूल अधिकार, जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध का अधिकार, सांस्कृतिक एवं धार्मिक का अधिकार, रिलीजन का अधिकार, ये सब के बारे में अधिकार का चालू होता है। तो सबसे पहले जो हमारा समानता का जो अधिकार है वह आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक है, जो हमें इक्वल रहने की बात करती है, सभी चीज में समानता देने की बात करती है हमारे संविधान में। सबसे पहला आर्टिकल 14 में दो बात लिखी गई है। पहला लिखा गया है कानून के समक्ष समानता और दूसरी बात लिखी गई है कानून के समक्ष संरक्षण। अब यह दो बात में हम सबसे ज्यादा जो फॉलो करते हैं वह कानून के समक्ष संरक्षण का 80%
हम उसी कानून को फ़ॉलो करते हैं जो कि यूएसए के संविधान से लिया गया है और कानून के समझ समानता वह यूके के अर्थात इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। तो अब कॉमन बात इसमें यह निकलती है कि हम इंग्लैंड के जो सिद्धांत दिए गए हैं कानून के समझ समानता और यूएसए के जो सिद्धांत दिए गए हैं कानून के समझ संरक्षण, इसमें से हम यूएसए का ही सबसे ज्यादा फॉलो क्यों करते हैं? तो कानून के समझ समानता जो सिद्धांत दिए गए हैं वह एबी डेसी ने दिए गए हैं, यह अक्सर ही क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। इसके बारे में जान लिया। तब जानते हैं हम कानून के समझ समानता और कानून के समझ संरक्षण में क्या अंतर है। तो कानून का समझ वह समानता कहता है अर्थात हम प्रत्येक व्यक्ति चाहे वे छोटे हो, बड़े हो, बूढ़े हो, बुजुर्ग हो या बच्चा हो, सभी के लिए एक समान क्योंकि कानून के समान समानता कहता है अगर वे 5 साल के हैं, तो क्या उन्हें फांसी देने के योग्य है? नहीं है। क्या उन्हें हमारा संविधान 18 साल के बाद किसी भी व्यक्ति को एक पूर्ण नागरिकता का अधिकार देता है, उसके पश्चात उन्हें क्या नाबालिग माना जाता है कि 18 साल से कोई कुछ काम किया, अगर गलत काम करते हैं तो उसे नाबालिग की कैटेगरी में रखते हैं। उन्हें ऐसे सजा नहीं दिए जा सकते जो उनके लेने के योग्य से भी बड़े हों। इसलिए हम कानून के समझ समानता को ज़्यादा फ़ॉलो नहीं करते हैं और कानून के समझ संरक्षण का अर्थ होता है सभी को एक समान संरक्षण दिया जाए, जिसे जितने सज़ा या दंड देने के योग्य हैं, उन्हें उतने ही दिए जाएँगे। यह हमारे कानून के समझ संरक्षण के बात में आते हैं। इसलिए हम सबसे ज़्यादा जो फ़ॉलो करते हैं, वह कानून के समझ संरक्षण को फ़ॉलो करते हैं, जो यूएसए के संविधान से लिया गया है। तो हमने आर्टिकल 14 में 2 बातें देखी, एक कानून की समझ समानता और एक कानून की में समझ संरक्षण। सबसे ज़्यादा हम किसे फ़ॉलो करते हैं? तो यूएसए के कानून के समझ संरक्षण। अब आर्टिकल 15 में क्या कहता है? जाति, लिंग, धर्म, जन्म स्थान और वंश के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव नहीं किए जा सकते। जाति के आधार पर कैसे? कि कोई दूसरे छोट जाति का तो सब भेदभाव करते हैं, तुम छोट जाति को तुम पानी-वानी नहीं पिएँगे, तुमको छुआ-छूत करते हैं, इस आधार पर। तो आर्टिकल 15 संविधान का 15 का आर्टिकल 15 क्या कहता है कि आप जाति के आधार पर किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं कर सकते। और धर्म के आधार पर वो दूसरे धर्म को मानता है, उसका धर्म अलग है, वो किस धर्म से है, तो किसी का ऊँचा धर्म होता है, तो इस आधार पर हम भी भेदभाव नहीं कर सकते। अब वंश के आधार पर किस प्रकार से भेदभाव किया जा सकता है? जैसे कि हमारा भारत देश तो अंग्रेजों का गुलाम था, तो पहले अंग्रेज हमारे भारत देश में आए, अगर भारत देश में किसी अंग्रेज ने हमारे भारतीय नारी से विवाह कर लिया और यहीं आके बस गया और उन्हीं के वंशज अभी तक आगे चलते-चलते गए। तो उसके लिए भी तो वंश के आधार पर उनसे भेदभाव नहीं किए जा सकते कि तुम्हारा जो वंशज था, वह दूसरे देश का है, तो तुमसे मैं भेदभाव क्यों तुम्हें अच्छी सरकारी नौकरी नहीं दूँगा। तो ऐसा हमारा संविधान में कुछ नहीं लिखा गया है, वंश के आधार पर भी हम भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अब देखिए लिंग के आधार पर किस तरह से स्त्री-लिंग अर्थात स्त्री-पुरुष तो लिंग के आधार पर भी भेदभाव नहीं कर सकते हैं। कोई पुरुष होंगे जिन्हें सरकारी नौकरी दिया जाता है, जैसे कि पुलिस की नौकरी दी जाती है मान के चलिए और लड़कियों का भी नौकरी पुलिस में, आर्मी में लग जाता है। तो उस आधार पर क्या हम लड़की को पुलिस के भर्ती नहीं लेते हैं? लेते हैं। लड़कों को पुलिस में भर्ती नहीं लेते हैं? लेते हैं। लेकिन कुछ पॉजिटिव बातों में हम उनका क्या कर सकते हैं? भेदभाव कर सकते हैं। कब? जब पॉजिटिव बात हुए तब। जैसे कि स्त्री को क्या हम पाकिस्तान के बॉर्डर में भेज देंगे लड़ने के लिए? क्या उनके वह योग्य हैं? नहीं, तो वह उनके पॉजिटिव मामले हैं, वो वैसा नहीं कर सकते हैं। तो इस आधार पर उनको हम वहाँ नहीं भेज सकते हैं। लेकिन जो पुरुष होते हैं वह वहाँ रहने के योग्य हैं, उन सभी से युद्ध करने के योग्य हैं, जिस आधार पर हम पुरुष को वहाँ तैनात कर सकते हैं। परंतु ऐसे जगह महिलाओं को हम तैनात कर सकते हैं जहाँ उनके योग्य हैं, उनके अनुकूल वातावरण हो। अनुकूल वातावरण हो, अनुकूल वातावरण ना हो, इस आधार पर हम भेदभाव कर सकते हैं। तो आर्टिकल 15 क्या कहता है कि किसी जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किए जा सकते। अब जन्म स्थान के आधार पर कैसे भेदभाव किए जा सकते? जैसे पूर्वोत्तर राज्य।
पूर्वोत्तर राज्य की हमेशा जो हाइट जो देखे जाते हैं, वे छोटे-छोटे होते हैं। तो क्या उन्हें आर्मी-वार्मी इसमें भर्ती-वर्ती होने के लिए नहीं दिए जाएँगे? दिए जाएँगे। क्यों दिए जाएँगे? क्योंकि उन्हें आरक्षण प्राप्त है कि पूर्वोत्तर राज्य के जो लोग होते हैं, वह अक्सर ही छोटे ही होते हैं। इस आधार पर उन्हें भी क्या दिए जाते हैं? तो उन्हें भी आरक्षण दे दिए जाते हैं, हाँ, तुम कर सकते हो। अब आर्टिकल 16 में यह लिखा गया है कि लोक नियोजन में समानता। अब ये लोक नियोजन क्या होती है भाई? तो लोक नियोजन का अर्थ होता है सरकारी नौकरी। तो हम सरकारी नौकरी में भी किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते, चाहे वह स्त्री हो और चाहे पुरुष हो या उन्हें जन्म स्थान पर ही क्यों ना हो, उससे हम किसी भी प्रकार के भेदभाव नहीं कर सकते हैं। यह आर्टिकल 16 में लिखा गया है। अब आर्टिकल 17 में भी और एक सबसे बड़ी जो बात होती है, जो हमें कॉमन घर-घर, गाँव, ग्रामीण इलाके, शहर हर जगह देखने को मिलते हैं। जैसे कि अस्पृश्यता, अस्पृश्यता अर्थात अनटचेबिलिटी, छुआ-छूत। हम किसी भी व्यक्ति से छुआ-छूत नहीं कर सकते। तुम छोटी जाति को हो भाई, तुमसे हम छुआ-छूत करते हैं, तुम बड़ी जाति को की हो जिससे हम उसका पानी नहीं पी सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो बड़ी जाति का कि वह अल्पसंख्यक है, वह बिखरा हुआ जाति का है। तो इस आधार पर हमें संविधान छुआ-छूत करने से मना करता है। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा मूल अधिकार का जो संरक्षण माना जाता है, वह सुप्रीम सुप्रीम और हाई कोर्ट को माना जाता है। अगर सुप्रीम कोर्ट आपसे दूर हो तो अपने राज्य के आप के हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं। तो इस आधार पर जो होता है वहाँ पे छुआ-छूत माना जा कि अगर करते हैं तो हमें सज़ा दिए जाएँगे। 1955 में इसके लिए क्या कानून बनाए गए, 1955 में इसके लिए कानून बनाया गया और 1989 में इसे सख्त कर दिया गया है। अब हम किसी भी व्यक्ति से जाति, धर्म किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते और आर्टिकल 18 में दिया गया है उपाधियों का अंत। तो किस तरह से हम उपाधियों का जैसे कि पहले जो राजा, महाराजा हुआ करते तो अपने सर के आगे क्या लगाते थे? उपाधि लगाया करते जैसे बहादुर राय, इस तरह से बहादुर राय, नाइटहुड, रॉय, महाराजा ये सब की जो उपाधि लगाते हैं, उनका अंत कर दिया गया। अब इसे उपाधि नहीं लगा सकते हैं। जैसे कि मुझे भारत रत्न बल मिल गया, तो मैं प्रियांशु भारत रत्न ऐसे तो नहीं बोल सकता क्योंकि आर्टिकल 18 हमें यह करने से रोकता है। तो इस आधार पर भी हम क्या नहीं कर सकते हैं? तो हम इस आधार का भी हम उपाधि अपने सर के आगे नहीं लगा सकते हैं। परंतु एजुकेशन के क्षेत्र में अगर हम जाते हैं, तो एजुकेशन के क्षेत्र में हम जो हमें ज्ञान हम अर्जित किए हैं, उस आधार पर हम अपने के लिए उसे उपाधि लगा सकते हैं। जैसे कि डॉक्टर रामचंद्र, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो ये उनके उपाधियों को नहीं दर्शाता बल्कि उनके ज्ञान को दर्शाता है। तो इस आधार पर हम उनके लिए क्या लगा सकते हैं? उपाधि लगा सकते हैं। सिर्फ़ कब उपाधि लगा सकते हैं अपने सर के आगे? तो एजुकेशन के क्षेत्र के आधार पर ही हम उसका क्या लगा सकते हैं? उपाधि लगा सकते हैं। तो इसको अच्छा से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो चलिए हमने देखा आज आर्टिकल 14 से 18 तक तो दिया गया है वो है समानता का अधिकार। अगला जो आर्टिकल आएगा वह हमारा अनुच्छेद होगा 19 होगा जो कि हमें अपने जीवन को स्वतंत्र रूप से बनाने के लिए देता है अर्थात स्वतंत्रता का अधिकार, फ्रीडम का अधिकार, फ्री फ्रीडम फ्रीडम का अधिकार देता है कि हमारे स्वतंत्रता का अधिकार दिया जाता है, फ्रीडम राइट दिया जाता है। फ्रीडम राइट तो हम अगला अनुच्छेद अगले क्लास में समझेंगे। भाग 3 में बहुत लंबे आर्टिकल हैं, इस कारण से हम छोटे थोड़ा-थोड़ा करके आज समानता का अधिकार देखे, तो कल कुछ और अधिकार के बारे में भी देख सकते हैं। कल हम देखेंगे फ्रीडम के अधिकार के बारे में, तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।